नमस्कार। आज हम एक ऐसे विषय की गहराई में उतर रहे हैं जो यकीनन सोचने पर मजबूर करेगा। हमारे पास एक दस्तावेज के कुछ हिस्से हैं जिसका टाइटल है डार्क साइकोलॉजी अनलॉक्ड, और ये दस्तावेज मैकियावेली के सिद्धांतों को रिश्तों के ताने बाने में बुनने की कोशिश करता है, खास तौर पर महिलाओं को प्रभावित करने के नजरिए से। सच कहूं तो इसका एक सेक्शन का शीर्षक ही अपने आप में काफी ध्यान खींचने वाला है, किसी भी महिला को नियंत्रित करने के मैकियावेली के हैक्स। सुनने में ही ये काफी तीखा लगता है। बिल्कुल, और यहीं पर ये साफ करना बहुत जरूरी है कि हम यहाँ इस दस्तावेज में जो विचार दिए गए हैं बस उन्हीं का विश्लेषण कर रहे हैं। हमारा मकसद इन तथाकथित हैक्स या तरीकों को सही या गलत ठहराना नहीं है, बिल्कुल नहीं, बल्कि हम ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि ये खास स्रोत मैकियावेली की रणनीतियों को मानवीय रिश्तों, शक्ति के खेल और प्रभाव डालने की जो कला है उस पर कैसे लागू करके दिखाता है। और ये जानना जरूरी है कि ये सारी व्याख्याएं और तकनीक ये इस स्रोत की अपनी उपज है, मैकियावेली के मूल लेखन का कोई अकादमिक विश्लेषण नहीं है। ये एकदम सही कहा, बिल्कुल। तो फिर चलिए इस दस्तावेज के पन्ने पलटते हैं और देखते हैं कि रिश्तों में नियंत्रण और मनोविज्ञान को लेकर मैकियावेली के नाम पर ये क्या कहानी बुनता है। हमारा मिशन साफ है, इस स्रोत के जो तर्क हैं, जो तकनीकें हैं, जो दावे हैं, उनको समझना ठीक वैसे ही जैसे वो इसमें लिखे गए हैं। अच्छा, तो शुरुआत करते हैं उस एक पंक्ति से जो शायद मैकियावेली के साथ सबसे ज्यादा जोड़ी जाती है और अक्सर मुझे लगता है गलत समझी भी जाती है। अगर दोनों मुमकिन न हो तो प्रेम किए जाने से बेहतर है कि लोग आपसे डरे। अब राजनीति और सत्ता के खेल में तो खैर शायद इसका कोई मतलब निकलता हो, लेकिन ये दस्तावेज इसे रिश्तों पर, निजी रिश्तों पर कैसे लागू करता है, ये थोड़ा चौंकाने वाला नहीं है? निश्चित इस विचार को मानवीय स्वभाव की एक बुनियादी समझ से जोड़ता है। इसका तर्क है कि इंसान फंडामेंटली अपने स्वार्थ, अपनी भावनाओं और अपने अस्तित्व को बचाए रखने की एक गहरी इच्छा से चलते हैं। इसलिए अगर कोई किसी पर असल में प्रभाव डालना चाहता है तो उसे सीधे सीधे किसी काम के लिए मजबूर करने के बजाय सामने वाले की सोच, उसकी धारणा को आकार देना चाहिए। यहां दस्तावेज एक बहुत सीधा और कह सकते हैं शक्तिशाली दावा करता है। जो भावनाओं को नियंत्रित करता है वो नतीजों को नियंत्रित करता है। ये भावनाओं के मैनेजमेंट को ही प्रभाव का केंद्र बिंदु बना देता है इस स्रोत के मुताबिक। दिलचस्प है। ये स्रोत कह रहा है कि भावनाओं के बहाव में बह जाने के बजाय उन्हें एक वैज्ञानिक की तरह देखना चाहिए, जैसे कोई लैब में किसी केमिकल रिएक्शन को देख रहा हो, कब उबाल आता है, कब शांत होता है। ये दस्तावेज सलाह देता है कि भाई भावनाओं का पीछा मत करो, बस उनका निरीक्षण करो, देखो वो कब तेज होती हैं, कब छिप जाती हैं। और हाँ, एक खास बात जो ये स्रोत कहता है वो ये कि जो इंसान खुद शांत बना रहता है जबकि दूसरा भावनाओं के ज्वार में है, वो असल में जीत जाता है। ये तो किसी भावनात्मक शतरंज के बिसात जैसा लग रहा है, जैसा इस स्रोत में बताया गया है। बिल्कुल, और यहीं से ये दस्तावेज हमें भावनात्मक लाभ यानी इमोशनल लेवरेज की अवधारणा की ओर ले जाता है। ये शब्द सुनने में ही थोड़ा गणनात्मक और शायद ठंडा भी लगता है। स्रोत बताता है कि ये प्रभाव डालने का एक छुपा हुआ लेकिन शक्तिशाली तरीका है। हाँ, और ये दस्तावेज आगे महिलाओं को स्वाभाविक रूप से भावनात्मक रणनीतिकार कहता है। उनकी सहज प्रवृत्ति और बातों के पीछे के इशारों, लहजे, चुप्पी, इन सबको पढ़ने की क्षमता का हवाला देते हुए फिर ये भावनात्मक लाभ की बात करता है। इस स्रोत के मुताबिक आखिर ये है क्या भला? ये महज भावनात्मक बुद्धिमत्ता से अलग कैसे है, या ये वही है? देखिए, ये स्रोत इसे सीधे टकराव से बचने और विरोधाभास के जरिए सूक्ष्म तरीके से स्थिति को अपने पक्ष में मोड़ने की कला के रूप में पेश करता है। हावी होने की कोशिश करने के बजाय शायद थोड़ा पीछे हटना, किसी बात पर तुरंत तीखी प्रतिक्रिया देने के बजाय ध्यान कहीं और ले जाना, बहस में उलझने के बजाय ऊपर से सहमत हो जाना, लेकिन साथ ही ऐसे विचारों के बीज बो देना जो बाद में सामने वाले के मन में अपनी जड़ें जमा लें। इसमें मैकियावेली के एक और कथन का जिक्र है जिसे स्रोत इस तरह पेश करता है: धोखा देने वालों को हमेशा वो लोग मिल ही जाएंगे जो खुद को धोखा खाने देना चाहते हैं। ये इस बात पर जोर देता है कि इस स्रोत के नजरिए में हेरफेर तभी कामयाब होता है जब दूसरा पक्ष जाने अनजाने में इसके लिए तैयार हो। तो ये सीधे मुकाबले से बचना है और किसी तरह से पीछे के दरवाजे से प्रभाव डालना है।
स्रोत ध्यान खींचने के बजाय जिज्ञासा पैदा करने की हिमायत करता है और एक तकनीक का जिक्र खास तौर पर है, भावनात्मक अप्रत्याशितता। ये क्या चीज़ है? कभी बहुत गर्मजोशी दिखाना, फिर अचानक एकदम से दूरी बना लेना और फिर कुछ समय बाद दोबारा सामान्य लेकिन थोड़े संयम के साथ पेश आना। ये दस्तावेज दावा करता है कि इससे एक तरह का मनोवैज्ञानिक गुरुत्वाकर्षण यानी साइकोलॉजिकल ग्रेविटी पैदा होता है। इसने तो बाकायदा एक फॉर्मूला जैसा दे दिया है, आपकी गैर मौजूदगी जितनी ज्यादा महसूस होगी, आपकी मौजूदगी की उतनी ही ज्यादा तलब होगी। ये सुनने में तो काफी सोचा समझा और योजनाबद्ध लगता है। बिल्कुल योजनाबद्ध। दस्तावेज इसे बाकायदा साइलेंट वेपन यानी एक खामोश हथियार का नाम देता है। ये समझना यहाँ बहुत जरूरी है कि ये स्रोत इन सभी तकनीकों को उनकी प्रभावशीलता के कोण से दिखा रहा है, नैतिकता के चश्मे से नहीं। इसे रिश्तों में शक्ति के संतुलन को अपनी ओर झुकाने के एक तरीके के तौर पर पेश किया गया है। बात सही गलत की नहीं, बल्कि क्या काम करता है इसकी है इस स्रोत के अनुसार। और ये शक्ति संतुलन वाला विचार हमें अगले हिस्से की तरफ ले जाता है, जो है रहस्य की शक्ति। स्रोत कहता है रहस्य चुंबकीय होता है, मैग्नेटिक, और फिर मैकियावेली के एक और कथन का हवाला देता है, इंसान हाथ से छूने की बजाय आंखों से देखकर ज्यादा राय बनाते हैं, क्योंकि देख तो हर कोई सकता है पर महसूस कुछ ही लोग कर पाते हैं। रिश्तों के मैदान में इसका क्या मतलब निकाला है स्रोत ने? ये थोड़ा अमूर्त सा लगता है। हाँ, इस दस्तावेज की व्याख्या ये है कि कभी भी अपने सारे पत्ते एक साथ नहीं खोलने चाहिए। अपने इरादे, अपनी सोच, यहाँ तक कि अपनी भावनाएं भी थोड़ी छुपा कर रखनी चाहिए। सामने वाले को हमेशा कुछ सोचने, कुछ अंदाजा लगाने के लिए छोड़ देना चाहिए। ये दस्तावेज तर्क देता है कि जिस पल किसी को ये लगने लगता है कि वो आपको पूरी तरह समझ चुका है, उसी पल उसकी दिलचस्पी कम होने लगती है। इस तरह रहस्य को यहाँ सिर्फ आकर्षण बढ़ाने का तरीका नहीं, बल्कि नियंत्रण का एक औजार बताया गया है, जो आकर्षण के पर्दे में लिपटा हुआ है। ये एक ऐसी स्थिति बनाता है जहां आप लगातार दूसरे व्यक्ति के विचारों के केंद्र में रहते हैं, जिससे शक्ति का पलड़ा आपकी तरफ झुक जाता है। ऐसा इस दस्तावेज का दावा है। तो यहाँ भी वही अप्रत्यक्षता वाली बात आ गई, मतलब पूरी तरह खुली किताब बनने के बजाय जानबूझकर कुछ पन्ने छुपाए रखना। और इसे चुंबकीय कहना, ये शब्द अपने आप में बताता है कि स्रोत इसे एक स्वाभाविक खिंचाव की तरह पेश कर रहा है ना? हाँ, चुंबकीय शब्द का इस्तेमाल बहुत सोच समझ कर किया गया लगता है। बिल्कुल। ये ऐसा दिखाता है जैसे ये कोई कुदरती आकर्षण हो, जबकि इस दस्तावेज के मुताबिक ये एक पूरी तरह से सचेत रणनीति है। इसे सोच समझकर बनाया गया है। यहाँ फिर से वही बात आती है, आप असल में क्या हैं। इससे ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है कि आप दूसरों को क्या नजर आते हैं, मतलब धारणा का नियंत्रण, परसेप्शन कंट्रोल नहीं। और यहीं पर यह दस्तावेज उस चीज पर रोशनी डालता है जिसे वो मैकियावेली की असली प्रतिभा कहता है। इस स्रोत के अनुसार सच्चा नियंत्रण जोर जबरदस्ती के बारे में है ही नहीं। बिल्कुल नहीं। ये तो ऐसी परिस्थितियां बनाने की कला है जहां दूसरा इंसान अनजाने में अपनी मर्जी से आपका सुझाया रास्ता चुन ले और उसे लगे कि ये फैसला पूरी तरह से उसका अपना था। स्रोत एक बार फिर मैकियावेली को उद्धृत करता है, या कम से कम विचार का श्रेय उन्हें देता है। समझदार लोग कभी अपने सारे पत्ते नहीं दिखाते। तो ये एक तरह का अदृश्य मार्गदर्शन हुआ, इनविजिबल गाइडेंस, मतलब सामने वाले को पता भी ना चले और वो वही करे जो आप चाहते हैं। ये स्रोत इस प्रक्रिया को कैसे समझाता है? ये दस्तावेज मतलब इस तरीके का वर्णन कुछ इस तरह करता है, दूसरे व्यक्ति को ये यकीन दिलाना कि सारे चुनाव वही कर रहे हैं, कि नियंत्रण उनके हाथ में है, जबकि असल में हर कदम, हर फैसला, आपकी चुप्पी, आपके सही समय पर की गई या न की गई प्रतिक्रिया और आपकी भावनात्मक अभिव्यक्ति या उसकी कमी द्वारा बड़ी सावधानी से डिजाइन किया गया था। इस संदर्भ में यह स्रोत डार्क साइकोलॉजी को परिभाषित करता है। ये कहता है कि ये दूसरों को तोड़ने या नुकसान पहुंचाने के बारे में नहीं है, बल्कि इच्छा, प्रभाव और प्रभुत्व की जो गहरी अक्सर छिपी हुई कार्यप्रणाली है, उसको समझने के बारे में है। यह समझ हासिल करने का दावा करता है, विनाश करने का नहीं। यहाँ आकर मामला थोड़ा पेचीदा हो जाता है ना? क्योंकि अब तक तो ये सब कुछ सुनने में काफी नकारात्मक या कहें कि स्याह लग रहा था, डार्क। लेकिन अब ये स्रोत नैतिकता के पहलू को भी छू रहा है। ये एक दिलचस्प मोड़ है। बिल्कुल। दस्तावेज के आखिरी हिस्से में एक तरह का मोड़ आता है, जैसा आप कह रही हैं। इसे नैतिक दर्पण, द मॉरल मिरर कहा गया है। ये स्रोत तर्क देता है
कि मैकियावेली ने कभी ये नहीं कहा कि हेरफेर करना या दूसरों का इस्तेमाल करना अच्छा है। उसने बस ये कहा कि ये दुनिया में होता है, ये वास्तविक है, रियल। उसने दुनिया का वैसा वर्णन किया जैसा उसने उसे देखा, ना कि वैसा जैसा हम चाहते हैं कि दुनिया हो। ये एक बहुत महत्वपूर्ण फर्क है, किसी चीज का वर्णन करना बनाम उसे करने की सलाह देना। डिस्क्राइबिंग वर्सेस प्रिस्क्राइबिंग। तो मतलब ये दस्तावेज पहले ये सारी रणनीतियां सिखाता है और फिर पढ़ने वाले को एक नैतिक सवाल के साथ छोड़ देता है। क्या ये थोड़ा विरोधाभासी नहीं लगता? पहले सब बताओ कैसे करना है, फिर कहो सोचो करना है या नहीं। हाँ, ये विरोधाभासी लग सकता है, बिल्कुल। दस्तावेज आखिर में एक विचारोत्तेजक सवाल पूछता है, क्या आप दूसरों को नियंत्रित करना चाहते हैं या आप उन्हें समझना चाहते हैं? और फिर यह निष्कर्ष निकालता है कि डार्क साइकोलॉजी का असली माहिर वो नहीं है जो कुशलता से हेरफेर करता है, बल्कि वो है जो हेरफेर को समझता है, उसे पहचान सकता है, चाहे वो कहीं भी हो रहा हो, किसी भी रूप में हो रहा हो। ये ध्यान रखना बहुत जरूरी है कि नैतिकता पर यह अंतिम टिप्पणी स्रोत की अपनी है। ये शायद इन शक्तिशाली और संभावित रूप से हानिकारक विचारों को प्रस्तुत करने को सही ठहराने का एक तरीका भी हो सकता है कि भाई ज्ञान अपने आप में बचाव है, नॉलेज इज डिफेंस। तो क्या इसका मतलब ये निकाला जा सकता है कि इन तकनीकों को जानना असल में खुद को इस तरह के हेरफेर से बचाने का एक तरीका हो सकता है? क्या स्रोत का इशारा इस तरफ है कि ये सेल्फ डिफेंस के लिए है? ये दस्तावेज निश्चित रूप से ऐसा ही सुझाव देता है। हाँ, ज्ञान को यहाँ एक ढाल की तरह पेश किया गया है। तर्क ये दिया जा सकता है कि मानवीय संपर्क की इन गहरी, अक्सर असुविधाजनक सच्चाइयों को समझे बिना कोई भी अनजाने में इन चालों का शिकार बन सकता है। लेकिन फिर वही सवाल खड़ा होता है, क्या इस ज्ञान का इस्तेमाल सिर्फ बचाव के लिए ही किया जाएगा या फिर आक्रमण के लिए भी, ऑफेंस के लिए? ये दस्तावेज इस सवाल का जवाब खुला छोड़ देता है। तो अगर हम इस पूरी चर्चा को समेटें तो इस एक स्रोत ने हमें मैकियावेली के सिद्धांतों की अपनी व्याख्या के आधार पर प्रभाव, नियंत्रण और भावनात्मक जागरूकता के कुछ कथित रहस्यों से रूबरू कराया है। हमने देखा कि ये दस्तावेज भावनात्मक नियंत्रण, भावनात्मक लाभ पैदा करने, रहस्य की शक्ति का इस्तेमाल करने और बिना जोर जबरदस्ती के नियंत्रण हासिल करने जैसी तकनीकों का किस तरह वर्णन करता है। और जैसा कि इस स्रोत ने खुद आखिर में एक चेतावनी सी दी है, बिना किसी सही उद्देश्य के शक्ति जहर की तरह हो सकती है। पावर विदाउट पर्पस कैन बी पॉइजन। इन विचारों को जानना, इन कथित रणनीतियों से वाकिफ होना एक बात है, लेकिन उनका इस्तेमाल कैसे किया जाए, किस नियत से किया जाए, यह पूरी तरह से एक अलग नैतिक और व्यवहारिक सवाल है। ये दस्तावेज औजार तो पेश करता है, पर उनके इस्तेमाल की पूरी जिम्मेदारी पढ़ने वाले पर छोड़ देता है। और यह हमें एक आखिरी, शायद थोड़े गहरे विचार के साथ छोड़ जाता है, जिस पर हमारे श्रोता मनन कर सकते हैं। इन रणनीतियों को समझने के बाद, चाहे वो इस स्रोत से मिली हो या कहीं और से, किसी भी मानवीय रिश्ते या बातचीत में असलियत माने ऑथेंटिसिटी और हिसाब किताब, कैलकुलेशन, इसके बीच वो महीन सी रेखा आखिर कहाँ होती है? क्या हर सोचा समझा व्यवहार गणना है? क्या पूरी तरह से प्रामाणिक होना संभव भी है? या हमारे हर व्यवहार में सामाजिक और भावनात्मक तालमेल बिठाने का एक तत्व हमेशा मौजूद रहता है? इस पर सोचना शायद आज के दौर में और भी जरूरी हो गया है।